नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच। आज किसी व्यक्ति विशेष पर चर्चा करने के लिए नहीं आया हूं और न ही किसी एक पार्टिकुलर संस्था की बात करने आया हूं। आज हम धनबाद की बात करने आए हैं और उसमें भी उस धनबाद की जिसका आज बर्थडे है। आप में से बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि धनबाद के निर्माण हुए, धनबाद के जन्म हुए 65 साल पूरे हो चुके हैं। 65 साल का धनबाद। अब इस धनबाद को हम बुजुर्ग धनबाद कहें या इस धनबाद को एक विकासोन्मुख धनबाद कहें या इस काल में धनबाद को हम क्या नाम दें। वैसे तो लोग इसको कोयला राजधानी के नाम से जानते हैं। बाहर के अगर देश के दूसरे हिस्सों में जाएंगे तो अलग अलग छवि धनबाद की बनी हुई है। धनबाद 24 अक्टूबर 1956 को तत्कालीन मानभूम जिले से अलग करके बना था, जो कि पश्चिम बंगाल का हिस्सा हुआ करती थी। और आज जो स्वरूप नज़र आ रही है धनबाद की, उसमें काफ़ी कुछ बदला है, काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है। हम कई दिलचस्प कहानी भी बताएंगे। यहाँ के जो व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, आम लोग हैं, शिक्षाविद हैं, विद्यार्थी हैं, सभी लोगों के व्यूज़ क्या हैं धनबाद को लेकर, उसकी भी हम बात को आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं और चर्चा की शुरुआत धनबाद के वरिष्ठ पत्रकार सत्यभूषण सिंह उर्फ बड़कू जी से हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले तो सर नमस्कार। हाँ, धन्यवाद। बधाई आपको भी कि धनबाद 65 साल का हो गया। हाँ, बिल्कुल, आपको भी बधाई। तो 65 साल का धनबाद अगर हम अवलोकन करें तो इस पूरे 65 साल में धनबाद कितना आगे बढ़ पाया और कितना पीछे छूट गया और वजह क्या रही, नटसेल में। देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि थोड़ा सा आपको ये जानना होगा कि 65 साल का धनबाद कैसे बना और कैसे हुआ। वजह क्या थी कि जब मानभूम से कटने के पहले बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह और बंगाल के मुख्यमंत्री थे विधान चंद्र राय। दोनों बहुत ताकतवर और दोनों बहुत हठी नेता माने जाते थे। तो इन दोनों के बीच में जब लड़ाई छिड़ी तो विधान चंद्र राय का कहना था कि धनबाद जो है वो बंगाल प्रभावित इलाका है और श्री कृष्ण सिंह जी का कहना था कि नहीं, ये हिंदी प्रभावित इलाका है, मैंने बंगाली भाषा की वजह से। बंगाली भाषा की वजह से, चूँकि बंगालियों की यहाँ बहुलता थी। तो इसके लिए एक टेक्निक अपनाया गया। वो टेक्निक बड़ा रोचक है, समझने के लिए बहुत रोचक है। उसमें किया क्या गया, चूँकि कोयलरियों में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादा लोग काम करते थे, तो उसके लिए क्या कराया गया कि माथे पर पगड़ी, हाथ में लाठी लेके, माने जो बिहारी कल्चर होता है उसमें जगह जगह प्रदर्शन कराया जाने लगा। तो जब 1953 में पुनर्गठन आयोग की टीम यहाँ धनबाद आई थी तो उसको दिखाने के लिए ये सब काम किया गया और हमको लगता है कि कुछ दिनों तक ऐसा चला। तो अंतिम समय में पुनर्गठन आयोग ने यह रिपोर्ट दी कि नहीं, धनबाद जो है वो हिंदी प्रभावित क्षेत्र है। जीत बिहारियों की हो गई। जीत बिहारियों की हो गई और धनबाद को मानभूम से अलग हटाकर बिहार में शामिल कर दिया गया 24 अक्टूबर 1956 को। यही इसकी कहानी है। अब रही बात धनबाद 65 साल में क्या पाया और क्या खोया, तो मेरे समझ से धनबाद की हकमारी ज़्यादा हुई। 65 सालों में धनबाद की हकमारी बहुत ज़्यादा हुई। एक समय का धनबाद और आज का धनबाद में बहुत अंतर है। देखने के लिए आपको बहुत सारे विकास की योजनाएं दिख रही होंगी, बहुत सारे बिल्डिंग भवन दिख रहे होंगे, लेकिन 65 साल पहले जो धनबाद था वो धनबाद आज नहीं है। इसलिए नहीं है कि धनबाद में कि देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, एयर कनेक्टिविटी यहाँ नहीं है, ठीक है ना, सबसे बड़ी समस्या यहाँ है। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ बिजली और पानी की है। तो ये समस्या का निदान 65 सालों में धनबाद नहीं खोज पाया है। नहीं, लेकिन जब आप चर्चा छेड़ ही दिए हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सबसे पहले विकास का जो मानक है उस मानक में धनबाद का विकास कितना हुआ, यहाँ के लोगों का व्यू जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें भी व्यावसायिक लोगों की सोच क्या है, जो हमारे धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसका क्या विचार है, जो शिक्षाविद हैं उनकी क्या राय है, या दूसरे पेशा से जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं या आम लोग हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी क्या राय है।
पहला हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी की राय आपको सुनाते हैं। तक 65 साल हो गए, लोगों को जानकारी नहीं है धनबाद के बारे में। इसकी ब्रांडिंग आज तक नहीं हुई। लोगों ने इसकी ब्रांडिंग जो की है वासेपुर गैंग ऑफ वासेपुर के नाम से ब्रांडिंग की है। चूँकि यह धनबाद जो है खनिज पदार्थों से भरा हुआ है। CMRI, BCCL जैसे बड़े बड़े संस्थान है, सिंदरी फर्टिलाइजर, किसी का ध्यान यहाँ पर नहीं गया। सबसे अधिक रेवेन्यू यहाँ से जाता है केंद्र सरकार को, फिर भी यहाँ ध्यान नहीं गया। सरकार जो है राज्य सरकार के द्वारा धनबाद का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। जो विकास होना चाहिए समाज के लोगों ने विकास किया है। आज जो भी यहाँ पर जलान हॉस्पिटल है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो लोग ध्यान देते हैं इस पर धनबाद पर, तो आज धनबाद कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों में घोर उदासीनता के कारण कभी भी इस तरफ नहीं सोचा कि एयरपोर्ट आएगा तो शहर डेवलप होगा, नई ट्रेनें खुलेंगी तो शहर डेवलप होगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, दो चीजें हैं, या तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन से कुछ चीजें बनती हैं, वो बन रही हैं, आप बिग बाजार हो या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम सरकार का है। धन से भरा धनबाद बनाया धनबाद को, वैसा लोग को आज यदि आप खोजें तो नहीं मिलेगा। आप देखिए, जिस रैयत ने ज़मीन दिया, यहाँ जेल बना, कोर्ट बना, PMCH बना, और सब बहुत सारा चीज़ें, सिंदरी बना, बहुत सारा चीज़ बना। आज बैंक मोड़ का ये देखिए, आज उन लोगों को अगर आप खोजिएगा तो आज पता नहीं चलेगा उन लोग कहाँ चला गया। तो विकास पहले उन लोगों का भी होना चाहिए जिसके धरती पे, जिसके ज़मीन में, या जो धनबाद बसा, उसको कम से कम उसका अस्तित्व पहले बचना चाहिए। धरती पुत्र को नुकसान ज़्यादा हुआ। और ऐसे परिस्थिति में हम देखते देखते धनबाद में जो कोयलांचल के नाम से जाने, तो धीरे धीरे कोयला भी खत्म हुआ और माफियाओं ने इसको धनबाद को एक तरह से बदनाम ही किया। बदलाव देखा है, हर तरह का बदलाव देखा है। जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ बिगड़ी हैं, पर्यावरण बिगड़ चुका है, वहीं शहर आकार ले रहा है। लेकिन इन सब बातों के बीच में भी हम लोग को कुछ मानव सूचकांक के ऊपर में भी विचार करना पड़ेगा कि हमारे जो भाई बंधु कोयलेरी क्षेत्र में रहते हैं उनकी स्थिति क्या है, और जो शहरी क्षेत्र में इधर रहते हैं उनकी स्थिति क्या है। इन दोनों का आकलन करने की आवश्यकता है। आत्मालोचना भी करने की आवश्यकता है कि हम कैसी परिस्थितियों में अपने भाई बंधु को छोड़े हुए हैं, और भविष्य का धनबाद कैसा होगा ये उस पर डिपेंड करेगा। जब झरिया कोलफील्ड, जिसकी एक बड़ी परिकल्पना है, बड़ी संरचना है, बागमारा से लेके और पूरा चासनाला तक ये पूरा इलाका है, जब तक उसके लिए कोई प्रॉपर अगर सोच नहीं होगी तो धनबाद को, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि महानगर बनने की पूरी क्षमता है, वो महानगर बनने की पूरी क्षमता उभर के बाहर नहीं आ पाएगी। जो धनबाद के इतिहास को यदि आप बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक नेशनलाइजेशन के पूर्व, दूसरा नेशनलाइजेशन के बाद। तो नेशनलाइजेशन के बाद से विकास का डायरेक्शन थोड़ा सा बदल गया, और जो औद्योगिक शहर था वो अब कोयले तक आके सिमट गया। तो धनबाद को कोयले से आगे जाना पड़ेगा। एक टाइम में धनबाद बाहर औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता था। आज आप बहुत प्राउडली बोलते हैं कि कोल कैपिटल, कोल इज़ वन। तो धनबाद को फिर से इंडस्ट्रियल पहचान देनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि जो शहर का एक ग्रामर होता है, वो ग्रामर स्थापित करना पड़ेगा। हम शहर का ग्रामर, नगर निगम तो बना दिए, लेकिन शहर का व्याकरण जो है वो अभी स्थापित नहीं हुआ है। 65 साल पूरा हो रहा है। ये धनबाद का बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, और हम लोग चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में भी धनबाद का बहुत नाम हो, विकास हो धनबाद का। एज ए रियल एस्टेट, किसी भी शहर के विकास में रियल एस्टेट का बहुत भागीदारी होता है। तो हम लोग चाहेंगे कि धनबाद को एकदम प्लांट सिटी के तौर पे इसको विकसित करें और धनबाद को सुंदर बनाएं। तो इसको जब आप देखिएगा तो एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडस्ट्री वहीं डेवलप होती है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, जहाँ दबंगई नहीं हो। किसी भी नए आदमी को जब इंडस्ट्री कोई लगानी होता है तो वो इन्हीं 2-3 चीज़ों को प्रमुखता देता है। उसमें एक भूमि और जुड़ जाती है कि भूमि, ज़मीन कितनी आसानी से मिल जाए। तो उस हिसाब से जब हम लोग देखते हैं तो ये एक धनबाद ज़िले में शुरू से कमी रही है, आज भी है। लॉ एंड ऑर्डर के कारण इंडस्ट्री खोलने में लोग हिचकते हैं। पिछले 20 साल में
पता नहीं कितनी बार MOU हुए बड़ी बड़ी कंपनियों से हुए, बाकी लोगों से हुआ नहीं, आए नहीं। कोयले के अंदर भी हीरा होता है, इस चमक को हम अपने आप में नहीं पहचान पा रहे हैं। ये जो हीरे वाली जो चमक है, उसको हीरा ऐसे नहीं चमकता है, उसको तराशना पड़ता है, और ये तराशने का जो काम है वो हम सभी नागरिकों को करना पड़ेगा। पॉलिटिकली फेल्योरिटी ज़्यादा रही है धनबाद में? देखिए, पॉलिटिकल फेरोटी हमने हर चीज़ में सरकार को दोषी देना या किसी भी सरकार या किसी भी विशेष लोगों को दोष देना, ये गलत बात है। कहने का मतलब धनबाद जो है विकास तो बहुत हुआ। आने वाला जब धनबाद का जो गठन हुआ है, जब धनबाद का गठन हुआ है उस समय ISM बने, कोल फील्ड में चारों तरफ से जो है 500 फीट कोयला उसको निकालने के लिए जद्दोजहद किया गया। और अभी जो आउटसोर्सिंग है वो धनबाद को बर्बाद कर रहा है। 30 फीट 35 फीट कोयला निकाल करके सारा भीतर का खजाना को अंदर ही जो दफना दिया जाएगा। ये धनबाद का जो है वो अभी साफ है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ सही जरूर कर रहा है कि धनबाद का अस्तित्व बना हुआ है, चाहे वो एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति हो या एक बिजली का लाइनमैन हो या एक नगर निगम का कर्मचारी हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर रहा है कि धनबाद अभी भी कायम है। इसकी जो पहचान है अभी भी कायम है, धनबाद अभी जिंदा है। इससे निस्संदेह पता चलता है कि हमारे अंदर जागरूकता आ गया है। हम शहर का जन्मदिन मनाने लगे, अपना तो मनाते थे, शहर का जन्मदिन मनाने लगे। यानी हर एक लोग समय के अनुसार बहुत ज़्यादा धनबाद डेवलप किया, इसमें निस्संदेह। अभी आपने जो प्रतिक्रिया सुना उसमें धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं चेतन गोयनका जी, वो दुख जता रहे थे कि धनबाद का विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और राजनीतिक और दूरदर्शिता की बात वो कर रहे थे कि राजनीतिक और दूरदर्शिता जो है उसका घोर अभाव रहा। यही बात धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष राजेश गुप्ता भी कह रहे हैं कि एयरपोर्ट और एम्स अगर नहीं मिला तो इसका भी कारण कहीं ना कहीं राजनीतिक उदासीनता ही है। अगर आप 1977 से बात करें तो धनबाद के लोगों ने पूरी ईमानदारी बरती है। 1977 से लेके 3 बार AK राय साहब सांसद रहे, उसके बाद 4 बार यहाँ से रीता वर्मा सांसद रही। AK राय का व्यक्तिगत रूप से धनबाद में क्या दिया उन्होंने? व्यक्तिगत रूप से धनबाद में उनका योगदान बहुत ज़्यादा था। संघर्षशील व्यक्ति थे वो, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन चूंकि अकेले आदमी थे, उनके पार्टी में कोई उनको बैक करने वाला नहीं था, इसलिए उनकी आवाज़ बहुत दूर तक नहीं पहुंची। सांसद में क्वेश्चन करने का उनका रिकॉर्ड है। रणधीर वर्मा के शहादत के बाद रीता वर्मा जी आई। रीता वर्मा वो 4 बार रीता वर्मा यहाँ से सांसद रही। 1977 से लेके अगर आप 2021 तक की बात करते हैं तो 3 बार सांसद रहे AK राय, 4 बार सांसद रही रीता वर्मा, और तीसरे टर्म में सांसद हैं PN सिंह जी। ठीक है, तो रीता जी के समय में तो एक MPL का जो है वो कारखाना, हाँ MPL का कारखाना मिला, लेकिन उस MPL कारखाना से धनबाद को कितना फायदा हुआ? बिजली तो मिलती नहीं है। 10% ही एग्रीमेंट है उसमें कि 10% बिजली ही लोकल को देंगे, बाकी सब बिजली बाहर के राज्यों को चली जाएगी। अच्छा। और मैथन का पानी जितना खर्च होता है वहाँ, ये मैथन का पानी खर्च होता है। अब आप समझ, कोयला सब तो यही सारा चीजें, अब आप समझ लीजिए 77 से लेके 2021 तक 3 बार सांसद AK राय, 4 बार रीता वर्मा, 3 बार PN सिंह रहे, 1 बार बीच में शंकर दयाल बाबू सांसद रहे, और दूसरे एक टर्म में 2004 में ददई दुबे सांसद रहे। लेकिन धनबाद के लोगों ने तो पूरी ईमानदारी दिखाई, एक आदमी को पूरा मौका दिया। अगर वर्तमान सांसद की बात करें तो 3 बार विधायक, 3 बार सांसद, हैट्रिक तो नहीं करा। अब आप सांसद की बात करिए ना, विधायक की बात छोड़ दीजिए, जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनकी ही बात करिए। तो उनकी बात आप करिएगा तो सिंदरी कारखाना बंद हो गया। अच्छा, ठीक है ना, सिंदरी कारखाना बंद हो गया, ठीक है, हर अभी स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट होगा, कुछ उत्पादन होगा। सिंदरी कारखाना उसी समय बंद हुआ। सिंदरी कारखाना बंद हो गया। बाकी योजनाएं क्या आई? अगर ISM को आप IIT का टैग की बात करते हैं तो ISM तो हमारे पास पहले से ही था। IIT हुआ क्या? उसमें कोई एक टैग लगा दिया गया, उसको आप किस रूप से जोड़ते हैं? रही बात आप विकास की बात करिएगा तो आबादी आज हमारी धनबाद जिले की आबादी 28 लाख से अधिक हो गई है। ठीक है ना, आपके पास गाड़ियों की संख्या अगर बोलिएगा तो धनबाद में करीब 7.5 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं सिर्फ धनबाद से। और अगर गिरिडीह, बोकारो, जामताड़ा, बाहर से जो गाड़ियां दिल्ली आ रही हैं उसकी बात अलग नहीं, लेकिन धनबाद की जो पहचान है, धनबाद की पहचान आज भी, भले आपको कोयला से दिखता है लेकिन कोयला के इतर भी धनबाद की पहचान जो है BCCL, ECL, इसके अलावा सिम्फर है। रेलवे में देश के सर्वाधिक राजस्व देने वाला रेल मंडल कभी द्वितीय रहा है, कभी तृतीय रहा, लेकिन हमेशा हम टॉप 3 में रहे हैं। तो रेल मंडल हमारे पास है, धनबाद रेल मंडल।
इसके अलावा अगर हम कहें तो टाटा की कोलियरी है, सेल की कोलियरी है और कई उम्दा संस्थान हैं, DGMS की मुख्यालय हमारे पास है। तो तमाम तरह के संस्थान, केंद्रीय प्रतिष्ठान हैं और राजकीय संस्थान यहाँ पे चल रहा है। उसके बावजूद भी हम पिछड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि एयरपोर्ट का अभाव धनबाद को रहा। देखिए, एयरपोर्ट का अभाव बहुत बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या शुरू से रही और आज भी है। कोयलेरी की वजह से। और तीसरी बात जो आप संस्थान बोले, बिल्कुल सही बात है, संस्थान है। एक CMPF छूट रहा है, CMPF भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका भी मुख्यालय धनबाद में ही है, सब कुछ सही बात है। लेकिन उसके बाद भी हमको मिला क्या? हम तो सिर्फ यही ना गर्व कर सकते हैं कि भाई इतने संस्थानों के मुख्यालय हमारे पास हैं विकास के नाम पे। ठीक है, पॉलिटिकली अलग अलग सारे लोग की सोच है, सब कुछ भी जा रहे हैं, अलग अलग बात है। लेकिन एक तो इन लोगों की मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग हो के ये डिसाइड हो कि भाई ये 5 काम हम लोग संयुक्त रूप से सरकार पे दबाव बनाएंगे, बिना किसी क्रेडिट के कि ये संयुक्त मोर्चा बना लें या संयुक्त प्लेटफॉर्म पे आके, अगर मान लीजिए किसी भी क्षेत्र का 6 विधायक 2 सांसद या 8 विधायक 2 सांसद किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास या किसी भी केंद्र के मंत्री के पास अगर जाकर बैठ जाएं कि नहीं ये हमारा अधिकार है और हमको मिलना चाहिए, तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो लड़ाई विकास की होनी चाहिए, विकास की लड़ाई निश्चित रूप से होनी चाहिए और धनबाद को सबसे पहली जरूरत अभी विकास की है। आप ये विकास तभी विकास मानी जाएगी जब धनबाद की विकास हो और आपको अपने धनबाद पे वैसा ही गर्व महसूस होगा कि हमारा धनबाद एक बेहतर धनबाद है जो तमाम सुविधाओं से लैस है। और ग्रीन धनबाद की परिकल्पना कीजिए, पोल्यूशन युक्त धनबाद की नहीं, वो धनबाद की नहीं जो जिसकी रेटिंग आज भी देश में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण में सबसे अधिक वाला धनबाद है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर कलंक है। अगर हमें कोई माफिया कहकर धनबाद के रूप में कहता है, ये गर्व का विषय नहीं है, ये कलंक है। इसको हमें दूर करना होगा और ये दूर करने के लिए एक ही उपाय है कि धनबाद को परिष्कृत करना होगा। धनबाद के जो बच्चे हैं, धनबाद के जो लोग हैं, यही इसकी पहचान है। तो कोयला से इतर भी धनबाद की पहचान यहाँ विद्यार्थियों से है जो इस वक्त में देश में अच्छे कर रहे हैं। UPSC में बहुत बेहतर रैंक लाए हैं, टॉप 10 में जो है टॉप 3 धनबाद की बच्ची है। और यही नहीं, मेडिकल, इंजीनियरिंग हर क्षेत्र में धनबाद के बच्चे बेहतर कर रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक अच्छे धनबाद की परिकल्पना करें। 65 साल का धनबाद अभी भी बहुत सारे अधूरे ख्वाब लेकर आगे बढ़ रहा है और उन ख्वाब को पूरा करने के लिए हमें सब मिलजुल कर कुछ प्रयास करना होगा, तभी एक सुंदर और बेहतर धनबाद देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।